Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter that is Mr. Talent's Ghost from New Pathways book, Class 8, Unit 6, Beyond the Well, and Section 2, written by Mary Bibb. So, dear student, we are going to start this chapter, and since this story is quite long, so it will take 4 to 5 days in completion, along with your exercise work also. So, stay tuned with the channel and do like and subscribe it for more updates. As soon as I am uploading the video, you can get the updates. So, let's talk about Mary Bibb first, the writer of this poem. Now, Harry Gladys Bibb, sorry, it's Mary Gladys Bibb. She was born in 1881 and she died in 1927. Was an English novelist. She is best known for her book Precious Ben, which was published in 1924. A lot of her characters and settings are based on the people and countryside of Shropshire, where she was born. ज़्यादातर जो उनकी कहानियों में जो कैरेक्टर्स होते थे या सेटिंग्स जो होता था कहानी का, जो जहाँ पे कहानी बुनी जाती थी, लिखी जाती थी, वो उनके घर के पास में जहाँ पे उनका बॉर्न हुआ था, कंट्री साइड में, श्रॉफायर में, उसके आसपास के हिस्सों के ऊपर आधारित होती थी. सम ऑफ हर फेमस वर्क इंक्लूड द गोल्डन एरो 1916, Gone to Earth 1917, and The House in Dormer Forest in 1920. Now let's talk about this particular story. इस story के बारे में बात करते हैं. So it is about Reed, the ghost of an eccentric writer who begins to haunt his relatives and the executor of his bill. ठीक है, तो ये कहानी जो है एक ऐसे घोस्ट एक्सेंट्रिक ये कहानी जो है एक घोस्ट के बारे में है, जो एक एक्सेंट्रिक राइटर है. एक्सेंट्रिक राइटर का मतलब होता है विलक्षण या फ्रीक जिसको बोलते हैं, जिसका दिमाग जो है बहुत ही ज़्यादा यू कैन से कि विनाशकारी होता है, नुकसान पहुंचाने वाला होता है, डराने वाला होता है लोगों को. और वो क्यों ऐसा करता है, वो लोगों को क्यों डराता है, अपने रिलेटिव्स को और एग्जीक्यूटर ऑफ हिज बिल. जो एग्जीक्यूटर का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक वकील होता है, जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद वसीयत में जो प्रॉपर्टी लिखी जाती है वो किसके पक्ष में जाएगा, उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं. वो डिसाइड करता है एग्जीक्यूटर. नाउ लेट्स स्टार्ट reading and explanation simultaneously. The first time I met Mr. Talent was in a late summer of 1906 in a small, lonely inn on the top of a mountain. For natives, rainy days in these places are not very different from other days, but for the tourist, rainy days are boring. So in this para, the narrator says कि पहली बार जब वो मिस्टर टैलेंट से मिली थी, वो समय जो था वो 1906 का था और लेट समर का टाइम था. यू कैन से कि बिगिनिंग ऑफ द जुलाई और एंड ऑफ द जून, उस समय की बात है अकॉर्डिंग टू इंडियन मीन वेदर. हाउएवर दिस स्टोरी इज़ ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के हिसाब से समर किस मंथ में आता है, यू कैन चेक इट ऑन द वेबसाइट इंटरनेट. सिसेज की जब वो मिस्टर टैलेंट से मिली तो उस वक्त वो इनमें आई मीन लाइक जो नरेटर है वो एक्चुअली इन में रहता था. इन इज़ सराय, एक छोटा सा घर होता है और जिसमें व्यक्ति कहीं घूमने जाता तो जस्ट अकोमोडेट वो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ से घूम फिर के वापस आते हैं. आई मीन दे आर टेकिंग रेस्ट देयर. तो एक ऐसे जगह पे वो रह रहा था. साथ ही साथ नरेटर ये भी बोलता है कि वहाँ के जो नेटिव्स थे, वहाँ के जो आई मीन मूल निवासी थे, जो आसपास में रहते थे, उनके लिए जो रेनी डेज़ है वो बिल्कुल कॉमन दिनों के हिसाब से हुआ करता था. उनको कॉमन डेज़ और रेनी डेज़ में कोई अंतर नज़र नहीं आता था. बट जो टूरिस्ट होते थे उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा दिन होता था,
क्योंकि बारिश की वजह से वो घूमने नहीं जा पाते थे और रेनी डेज होने के कारण वो काफ़ी अकेले रह के बोर महसूस करते थे. I had been bored for a week and was thinking of returning to London when Mr. Talent came, and because I could not place Mr. Talent nor elucidate him to my satisfaction, he introduced me. For a barrister should be able to sum up a man in few minutes. Now in this para, the narrator says कि वो काफ़ी बोर हो रहा था एक हफ्ते से बैठा बैठा वहाँ पे, और अब उसके मन में विचार आ रहा था कि उसको जो है वापस जाना है, लंदन जो है वापस जाना चाहता है. और उसी वक्त जो है मिस्टर टैलेंट जो है वहाँ पे आते हैं, और चूँकि वो मिस्टर टैलेंट का जो है अच्छे से स्वागत नहीं कर पाया, और एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब चीज़ों को सुस्पष्ट तरीके से बता नहीं पाया जो उसको अनसेटिस्फाइड लग रहा था. और इसी बीच जो है मतलब मिस्टर टैलेंट ने बीच में उनको साजिशन कह लीजिए, इंट्रोड्यूस्ड का मतलब होता है साजिशन, ठीक है, किसी चीज़ में आप फंसाना, किसी बात में फंसा लेना. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड किया नरेटर को. नाउ नरेटर सेज कि एक बैरिस्टर मतलब बड़ा वकील, बिग लॉयर, ठीक है. तो नरेटर सेज कि फॉर अ बैरिस्टर शुड बी एबल टू सम अप मेन इन अ फ्यू मिनट्स. जो बड़े वकील होते हैं वो लोगों को कुछ ही समय में समझा देते हैं, कुछ ही समय में लाइक अपने पक्ष में कर लेते हैं. बट ही कुड नॉट एबल टू डू, वो इन सब चीज़ों को कर पाने में असक्षम महसूस कर रहा था. I did not see Mr. Talent arrive, nor did I observe him entering the room. I looked up, and he was there in the small fire lit parlor. Narrator says कि उन्होंने मतलब मिस्टर टैलेंट को आते हुए नहीं देखा, किधर से रूम में एंट्री की उन्होंने ये भी नहीं देखा. जब उन्होंने मिस्टर टैलेंट को देखा तो वो वहाँ पे बैठे थे पहले से. वहाँ पे एक जगह पे आग जल रही थी, दैट इज़ कॉल्ड फायर लिट पार्लर. आग के पास में बैठ करके वो चेयर पे बैठ करके ही वॉज जस्ट रेस्टिंग, सॉरी ही वॉज रीडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिखित, हस्तलिपि जो हाथों से लिखा जाता है. तो वो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, स्लाइटली मूविंग हिज लिप्स एज ही रीड. और जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने मतलब देखा कि वो उनके होठ जो है हिल रहे हैं पढ़ते वक्त. नाउ ही इज़ आई मीन टॉकिंग अबाउट, डिस्क्राइबिंग अबाउट द अपीयरेंस. उनकी जो अपीयरेंस थी जब वो एंट्री करते हैं तो वो क्या कर रहे थे, इसके बारे में जो है नरेटर डिस्क्राइब कर रहा है. ही सेज ही वॉज जेंटल, moth like man, very lean, and about 6'3" or more. Now in this line the narrator says कि वो एक जेंटल व्यक्ति की तरह बैठे हुए थे. मॉथ लाइक मैन इज़ लाइक, मॉथ इज़ लाइक जो बड़ा सा कीड़ा होता है. साइज़ के बारे में बात किया जा रहा है. वेरी लीन एंड अबाउट 6'3", दुबले पतले थे, काफ़ी लंबे थे, 6'3" या फिर उससे ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, ऐसा उनका अपीयरेंस था. ही हैड न्यूट्रल कलर्ड हेयर एंड आइज एंड नॉन डिस्क्रिप्ट सूट. नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब होता है स्पीचलेस. ऐसा कपड़ा उन्होंने पहना था जिसको देख के कुछ बोला नहीं जा सकता है. उनकी आंखें, उनके बाल जो है बिल्कुल न्यूट्रल थे, जैसे आम इंसान का होता है. लिम्प लुकिंग हैंड एंड स्लाइटली टर्नड अप टोज. उनकी जो हाथ, उनका जो हाथ था वो लिम्प लाइक, लिम्प मतलब जो लूला इंसान होता है जिसके हाथ मीन टूटे हुए होते हैं या कटे हुए होते हैं, इस तरीके का अपीयरेंस जो है बताया जा रहा था. और कहते हैं स्लाइटली टर्नड अप टोज, उनके टोज जो है थोड़े मुड़े हुए थे, बिकॉज ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर. यू कैन सी हियर द पोस्चर ही इज हैविंग. आप यहाँ पे देख सकते हैं. होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी टेक द ब्रश. नाउ यू कैन सी हियर द पोस्चर. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. The most noticeable thing about him was an expression of passive and enduring obstinacy. Now the narrator says कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ उनके अंदर नोटिस करने वाली थी कि he was an expression of passive and enduring
ऑब्स्टिनेसी ना, इसका मतलब होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ पैसिव इज लाइक फेल्ड द थिंग हैपन, बट आई मीन कुछ गलत हो रहा है लेकिन फिर भी आप उसको होने दे रहे हो, ठीक है। सो ही वॉज नॉट, बेसिकली जो नरेटर बता रहे थे कि वो जो चीज़ें हो रही थी उसको कंटिन्यू करना चाहते थे। इंड्यूरिंग का मतलब होता है कि सहना, ऑब्स्टिनेसी जिद, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें उनको परेशान कर रही थी जिन चीज़ों को वो जिद के कारण होने दे रहे थे या बर्दाश्त कर रहे थे। होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड। आई विस्ड हिम गुड इवनिंग एंड आस्क्ड इफ़ ही हैड अ पेपर। फिर उसके बाद नरेटर जो है उनको गुड इवनिंग विश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ आपके पास पेपर है। नो, ही सेड सॉफ्टली, नो ओनली अ लिटिल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ माई ओन। उन्होंने बोला नहीं, मेरे पास कोई ऐसा पेपर नहीं है, मेरे पास अपने हाथ से लिखा हुआ एक मैन्यूस्क्रिप्ट है। नाउ एज अ रूल आई एम एज वेरी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स एज अ हेयर ऑफ greyhounds. Having once been a critic, I am always liable to receive parcels of these for advice. Now in this para, the narrator says कि जैसा कि रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से बात किया जाए, वैरी का मतलब होता है, वैरी मीन्स हियर सावधान, ठीक है। तो वो इन बातों से सावधान थे कि जो मतलब हस्तलिखित लिपि जो उनके पास थी, चूँकि ये अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे। ग्रे हाउंड्स का मतलब होता है जो टॉल ब्रीड ऑफ डॉग जो होता है, जो शिकार को बहुत तेज़ी से पकड़ता। सो ही इज़ जस्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ लाइक एज ए हेयर ऑफ ग्रे हाउंड्स। नरेटर खुद को जो है यहाँ पे एक हेयर से कंपेयर कर रहे हैं जो ग्रे हाउंड्स के सामने में पड़ा हुआ है। और उसके बाद में वो बोलते हैं नरेटर कि दैट हैविंग वंस बीन अ क्रिटिक, बिकॉज वो क्रिटिक थे। क्रिटिक का मतलब जो खामियां निकालता है, दोष निकालता है किसी चीज़ में। आई एम ऑलवेज लिएबल, तो इसके कारण लोग उनको जो है बहुत सारे पार्सल्स भेजते थे उनके एडवाइस के लिए कि क्या इसमें सुधार की गारंटी है, क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है, या इस तरीके से। तो उनके पास बहुत सारे पार्सल्स आते थे। बट the day had been so dull and I had nothing else to read. Now he says कि उनके पास ऐसे तो सिर्फ हस्तलिपि के अलावा कुछ था नहीं, उनका दिन काफ़ी ख़राब चल रहा था और उनके पास अगर कुछ पढ़ने के लिए था तो सिर्फ और सिर्फ उनके हस्तलिखित लिपि थी, उन्होंने जो हाथ से लिखा था। Now these things are these things are being told by Mr. Talent. May I have the privilege? I queried, knowing he intended me to have it. Now नरेटर बोलते हैं कि क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ, चूँकि उनको ऐसा आभास हुआ नरेटर को कि वो चाहते हैं कि वो उस मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़े, नरेटर जो उस मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़े। Now Mr. Talent says, how kind, he exclaimed, a stranger knowing nothing of my hopes and aims, yet willing to undertake so wondrous a task. तो बोलते हैं वाओ, आई मीन वी एक्सक्लेम्ड, वो थोड़ा सा बोलते हैं बहुत अच्छे, आई मीन कितने दयालु हो तुम। एक अनजान व्यक्ति जिसको मेरे होप्स के बारे में, मेरे एम्स के बारे में कुछ नहीं पता है, वो फिर भी चाहता है कि मेरे द्वारा दिए गए एक वनरस, वनरस का मतलब होता है कष्टदायक, पेनफुल। वनरस का मतलब होता है कष्टदायक या पेनफुल। एक ऐसे चीज़ को पढ़ने के लिए मतलब रेडी हो गया जो काफ़ी वनरस टास्क है। नॉट एट ऑल, आई रिप्लाइड विथ अ नर्वस चकल। चकल का मतलब था जैसे धीरे धीरे आप मंद मंद मुस्कुराते हैं, एक छोटा सा साउंड निकलता है जैसे लाइक दिस इज कॉल्ड चकलिंग। सो ही सेज, चकल करते हुए नरेटर बोलता है कि नॉट एट ऑल, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ सकता हूँ। नाउ मिस्टर टैलेंट सेज, आई थिंक, ही मर्मर्ड, ड्राइंग नियर एंड एज it were taking possession of me, looming above me with his great height. It might be best for me to read it to you. I am considered to have rather a fine reading voice. Then he read. Now, in this para,
मिस्टर टैलेंट जो है वो थोड़ा सा मरमर करते हैं, कुछ धीमी आवाज़ में बोलते हैं और अपना जो चेयर है उसके नज़दीक में एडजस्ट करते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो उसको अपने पोजीशन में लेना चाहते हो। और चूंकि वो लंबे इंसान थे तो जब वो खड़ा होते हैं तो मीन लाइक सेटल करने के लिए, चेयर सेटल करके बैठने के लिए खड़ा होते हैं, तो उनके हाइट के बारे में बात की जा रही है कि वो लूमिंग मतलब उभरना, खड़ा होते हैं तो जब ऊंचा खड़ा होते हैं दैट इज़ कॉल्ड लूमिंग। तो उसके बाद वो मिस्टर टैलेंट बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं ये पढ़ के आपको सुना दूं, क्योंकि उनको जो है एक फाइन रीडर बोला जाता है, फाइन रीडर के तौर पे कंसीडर किया जाता है और उनकी रीडिंग वॉइस को काफ़ी अच्छा माना जाता है। और उसके बाद वो पढ़ने लगते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो उन्होंने लिखा है, दैट handwritten manuscript. I wish I could describe to you that slow, expressionless, unstoppable voice. It was a voice for which, at the time, I could find no comparison. Now, in this line, जो मिस्टर टैलेंट है बोलते हैं कि वो ऐसा चाहते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को धीमे धीमे, एक्सप्रेशनलेस या फिर बिना रुके जो बोलते हैं, इस तरीके से उस नरेटर को जो है सारी चीज़ें बता दी जाए। और इस वक्त पे जो नरेटर सुन रहा होता है वो बोलता है, वो सोच रहा होता है कि चूँकि उनके पास और कोई दूसरा चीज़ था नहीं जिससे कंपेयर किया जा सके कि अच्छा इनको ना सुन के ये काम कर लेते हैं, मेरे लिए अच्छा होगा। तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन जो था नरेटर के पास, वो सिर्फ और सिर्फ उनको सुनना था। Now I know that it was like the voice of the loudspeaker in a dull subject. At first one listened. In this line narrator says कि उनका जो आवाज़ था एक बहुत ही तेज भोंपू की तरह था। जिस जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ रहे थे काफ़ी डल सब्जेक्ट था, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, कहानी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। और उसके साथ ही साथ बोलते हैं कि पहली बार एट फर्स्ट वन लिसन, पहले तो उनको सुनना पड़ा इन सारी चीज़ों को जो पढ़ रहे थे। एंड आई टुक इन ऑल द फर्स्ट 6 चैप्टर्स विच वर अनबिलीवेबली डल। और फिर करीब करीब 6 चैप्टर जो है मैन्युस्क्रिप्ट का वो पढ़ चुके थे, जो सच में काफ़ी डल था। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। I got all the scenery, characters, undramatic events clearly marshalled. साथ ही साथ नरेटर ये भी बताते हैं कि उन्होंने जब वो सारी बातें सुनी जो पढ़ रहे थे मिस्टर टैलेंट, उसके सुनने के बाद जो इमेजिनरी थिंग्स उनके सामने आ रही थी, उसमें जो सीन्स आ रहे थे, उसमें जो कैरेक्टर्स आ रहे थे, काफ़ी अनड्रामेटिक इवेंट्स थे। और उनको मतलब ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि उनको सही तरीके से अरेंज करके सिर्फ लिख दिया गया हो। आई इमेजिन दैट समथिंग वुड हैपन। नरेटर को ऐसा लग रहा था कि अभी कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है, कुछ होने वाला है। आई थॉट द कैरेक्टर्स वर गोइंग टू डेवलप। उनको ऐसा लगा कि कैरेक्टर्स जो है कुछ एक्ट करने वाले हैं, कुछ उनके बारे में पता चलेगा। डू फियरफुल थिंग्स और ग्रेट और हॉली डीड्स, कुछ डरावना या कुछ अच्छा काम करने वाले हैं। बट दे डिड नथिंग। लेकिन उस कहानी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं था। 6 मीन पेजेस जो है ख़त्म हो चुके थे, 6 चैप्टर्स एक्चुअली ख़त्म हो चुके थे, लेकिन अभी तक उस कहानी में कैरेक्टर्स का जो रोल है वो शुरू ही नहीं हुआ था। द बुक वॉज फ्लैट फॉर्मलेस। जो किताब थी बिल्कुल फ्लैट और फॉर्मलेस थी, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था। ही ऑलवेज सेड वट वन एक्सपेक्टेड हिम टू से। His slow, monotonous voice went on without a pause, with the terrible tirelessness of a gramophone. Now, narrator says कि वो ऐसा कहते हैं, मीन मिस्टर टैलेंट कहते हैं ऐसा कि जो लोग उनसे सुनना चाहते हैं वो वही बोलते हैं। लेकिन नरेटर जो है वो बोलते हैं कि उनका जो स्लो मोनोटोनस मतलब आप खुद में धीमे आवाज़ में बोले जा रहे हो, किसी की कुछ सुन नहीं रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड स्लो मोनोटोनस। तो उनकी जो स्लो मोनोटोनस वॉइस है बिना रुके जारी थी। ऐसा लग रहा था उनको थकान भी नहीं हो रहा है, जैसे कि ग्रामोफोन पे गाना आप लगा देते हैं। ग्रामोफोन इज़ एन ओल्ड यू कैन से कि इक्विपमेंट है, एक ऐसा आई मीन
सॉन्ग मशीन है जिस पे आप सॉन्ग ट्रैक लगा देते हैं और वो बजता रहता है बिना थके, बिना मीन रुके। आई ट्राइड टू थिंक ऑफ अदर थिंग्स, नरेटर यहाँ पे जो है आप कुछ और सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही रीड टू डिस्टिंक्टली फॉर दैट। लेकिन चूंकि वो मैन्युस्क्रिप्ट इतने अजीब तरीके से पढ़ रहे थे कि वो दूसरे चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, कुछ दूसरा चीज़ सोच नहीं पा रहे थे। आई कुड निदर लिसन टू हिम नॉर इग्नोर हिम, आई हैव नेवर स्पेंड सच एन इवनिंग, द आवर्स ड्रैग्ड ऑन। और नरेटर बोलते हैं कि उन्होंने एक्चुअली उनको सुनने की कोशिश आई कुड मतलब वो ना ही उनको सुन पा रहे थे और ना ही उनको इग्नोर कर पा रहे थे। वो क्या कहानी बता रहे थे उस कहानी को अच्छी तरीके से ना ही वो सुन पा रहे थे और ना ही इग्नोर कर पा रहे थे। और वो बोलते हैं कि आज तक उन्होंने ऐसा इवनिंग जो है कभी भी नहीं बिताया है जो काफ़ी बोरिंग हो। और इस तरीके से घंटे घंटे घंटों बीत गए मिस्टर टैलेंट की कहानियों को सुनते हुए। एट लास्ट आई वीकली मर्मर्ड, कुड बी हैव अ पॉज जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स फॉर फॉर डिस्कशन। अंत में हार पार के उन्होंने धीमी आवाज़ में बोला कि क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं, कुछ मिनट्स के लिए। तो उन्होंने मिस्टर टैलेंट ने बोला क्यों। तो नरेटर बोलते हैं कि कुछ डिस्कशन करना है। फिर मिस्टर टैलेंट बोलते हैं नॉट, ही रिप्लाइड, एट द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट डोंट यू रियलाइज दैट हाउ आई हैव वर्कड अप माई प्लॉट टू मोस्ट ड्रामेटिक मोमेंट। तो बोलते नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तो इसमें एक्साइटिंग मोमेंट आने वाला है। तुम्हें मतलब थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कितना इस कहानी के ऊपर काम किया, इस प्लॉट के ऊपर काम किया है, इस चीज़ को कितना ड्रामेटिक बनाया है मैंने। ऑल द कैरेक्टर्स आर वेटिंग अटेंशन फॉर द ट्रेजिडी। और इसमें जितने सारे कैरेक्टर हैं वो अभी ट्रेजिडी के होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेजिडी मीन्स लाइक यू कैन से कि एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे काफ़ी सैडनेस आता हो, जहाँ पे काफ़ी पेन होता हो, दुख होता हो, दुखपूर्ण वातावरण कह सकते हैं आप उसको। ही वेंट ऑन रीडिंग, आई वेंट ऑन अवेटिंग द ट्रेजिडी, बट देर वॉज नो ट्रेजिडी, माई हेड एक्ट abominably, I found myself thinking quite solemnly. Now अब जो है मिस्टर टैलेंट उस कहानी को पढ़ते गए और नरेटर वेट कर रहे हैं कि उस कहानी में अब ट्रेजिडी आएगा, लेकिन कोई ट्रेजिडी आया नहीं। उनका सर जो है काफ़ी बुरे तरीके से दर्द कर रहा था, एक्ट कर रहा था। और वो खुद को खुद में सोच रहे थे कि कैसे इस चीज़ को वो बर्दाश्त करके सुन रहे हैं। इफ़ द मेड सर्वेंट डज नॉट ब्रिंग सपर सून आई शैल किल हिम। नाउ नरेटर बोलते हैं कि अगर मेड जो है, सपर मीन्स रात का जो खाना होता है, डिनर होता है, उसको सपर बोलते हैं। तो नरेटर बोलते हैं कि अगर मेड सर्वेंट रात का खाना अगर अभी जल्दी लेके नहीं आया तो उसको वो मार देंगे। सडनली द रीडिंग स्टॉप्ड, और इसी बीच मिस्टर टैलेंट जो है अपनी रीडिंग को रोक देते हैं। सी इज ब्रिंगिंग सपर, ही सेड। और अचानक से वो बोलते हैं कि वो सपर लेके आ रही है, वो रात का खाना लेके आ रही है। नाउ वी कैन हैव अ लिटिल डिस्कशन। अब जो है हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आफ्टरवर्ड्स आई विल फिनिश द मैन्यूस्क्रिप्ट। उसके बाद फिर जो है मैन्यूस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के ख़त्म कर दूंगा। ही डिड, एंड आफ्टर दैट ही टोल्ड मी ऑल अबाउट हिज विल। उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ा, पूरा ख़त्म किया। उसके बाद जो उनका विल था, वसीयत था, उसके बारे में बताया। ही सेड ही वॉज लीविंग ऑल हिज मनी फॉर द posthumous publication of his manuscript। और उन्होंने बोला कि वो अपना सारा जो पैसा है, जो हार्ड अर्नड मनी है, वो पोस्थमस पब्लिकेशन के नाम पे वो छोड़ने वाले के नाम करने वाले हैं जिन्होंने इनकी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है। ही ऑल्सो सेड दैट ही वुड लाइक मी टू ड्रॉ दिस अप फॉर हिम एंड टू बी द ट्रस्टी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि वो चाहते हैं कि इस जगह को जो है उनके जाने के बाद लाइक वो ट्रस्टी बने उस मैन्युस्क्रिप्ट का, और उस पब्लिकेशन में जो है वो एक रोल अदा करें, निभाए। नाउ डियर स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी in the next part of the video, since this story is quite long, so it will take 4 to 5 days. So stay tuned with the channel and do like and subscribe the video.
and we will meet in the next part of the video. So till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you, everyone.